Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri textbook. Lesson 8. Topic will be आखिरी चट्टान पर सूर्योदय. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको कक्षा 7 हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक की आखिरी चट्टान पर सूर्योदय पाठ का अध्यापन कराऊंगा. आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे अच्छी तरह समझिए तथा फिर लिखने का प्रयास कीजिए. तो चलते हैं पाठ की ओर. थीम देश, कला एवं संस्कृति, यातायात, पर्यावरण, ये सबसे संबंधित पाठ है. पाठ 8 आखिरी चट्टान पर सूर्योदय. भारतीय भूमि के रेसे रेसे में चारों प्रकृति की छटा के अद्भुत रंग छिटके छलकते दिखाई देते हैं. ये हमारे शरीर के अप्रतिम ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं. हमारे शरीर में अप्रतिम बेजोड़ ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं. यही कारण है कि हमारी चेतना अपराजय भी है और सुंदर मंगलकारी की उपासक है. प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में भारत की एक प्राकृतिक सुरम्य स्थली से परिचित कराया गया है. तो कौन सी वह सुरम्य स्थली है, इसका हम पाठ में अध्ययन करके बताएंगे. जीवन कौशल, रचनात्मक विचार, विवेचनात्मक सोच, नैतिक मूल्य हैं, प्रकृति प्रेम, धर्म परायणता और देशाटन. शहर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ. अतः तो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संस्कृत्यान ने लिखा है कि घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है. अर्थात घुमक्कड़ी से जो अनुभव हमें मिल जाएगा, शायद वह अनुभव हमें कहीं और किताबों में पढ़ के नहीं हो सकता है. उन्होंने ये भी बताया कि यदि मेरे पूर्वज आर्य लोग यायावर न होते, घुमक्कड़ न होते, तो शायद भारत तक को ना पहुंचते और इतने बड़े बड़े ग्रंथों, वेद पुराण इत्यादि की रचना न होती. तो ये सारा जो होता है कि श्रेय उन्होंने घुमक्कड़ी को ही दिया है. तो हम चलते हैं पाठ की ओर. पिछले 4-5 साल से अपने विद्यार्थियों को सुदूर दक्षिणी प्रदेश की सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ा रहा था. तो एक अध्यापक कोई कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को दक्षिण की सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा था बहुत 4-5 साल से. सच बताऊं, तभी से भारत के उस अंतिम भूस्थल का आकर्षण मेरे मन में समा चुका था जहां भारत की आखिरी चट्टान समुद्र की लहरों को चुनौती देती है, अर्थात कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट तक जाने का विचार था. आज हमारी चिर प्रतीक्षित यात्रा हकीकत में बदल रही थी. उन्होंने यात्रा करने का प्लान बना लिया था, योजना बना ली थी. हम सभी बहुत रोमांचित थे. कोटा रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन पे सवार हुए. तब दिन के 3:30 बज रहे थे. इसमें रिपोर्टिंग की भी विधा है. 3:30 बजे कोटा स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए अपने शिष्यों के साथ गुरुजी. हमें बताया गया कि ट्रेन तीसरे दिन सुबह 7 बजे के करीब तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी, त्रिवेंद्रम पहुंचेगी. 10 वर्ष से राजस्थान में रहते हुए हमारे अंदर यहाँ के भूगोल तथा वातावरण के लिए विशेष कौतूहल न था. अतः आदत के मुताबिक मैंने अपना प्रिय कहानी संग्रह निकाला और कथा स्वादन में डूब गया. हम राजधानी एक्सप्रेस में सवार थे, अतः खाने पीने के लिए स्टेशन पर उतरने की कोई जरूरत थी नहीं. सो हम सुकून से अपने हाल में मस्त थे. कुछ अपरिचित गांव कस्बे जरूर आते थे. रात के खाने के बाद मैं वापस बची कहानियों में डूब गया जो रात सोने से पहले मुझे पूरी कर लेनी थी. कहानी पढ़ने के शौकीन थे और कहानी बचती थी, उसे बात को पूरा किया जाता था खाना इत्यादि खाने के बाद. सुबह खुली तो हमारी ट्रेन रत्नागिरी स्टेशन पर खड़ी थी. अर्थात अब हमें कोंकण रेलवे में सफर कर रहे थे. कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे का अद्भुत जोन अपने दुर्गम और आश्चर्यजनक रेलमार्ग के कारण यहाँ कदम कदम पर गहन और विशाल गुफाएं हैं. ये गुफाओं के अंदर से होकर जाता है. हर 5-10 किलोमीटर पर कोई न कोई गुफा अवश्य आ जाती है. 7 केबिन में प्रवेश करने की मानिंद तरह हमारी ट्रेन गुफा में प्रवेश कर जाती और कभी कभी तो 5-7 मिनट तक गुफा में ही चलती रहती. अंदर प्रकाश की व्यवस्था की गई है बाकायदा. केबल डालकर परंतु यात्रियों के घुटन को मिटाने में वह सक्षम नहीं है. हमें अब यहाँ प्रकृति की चप्पा चप्पा अद्भुत और रोमांचक लग रहा था.
कहाँ मरुभूमि पर इक्के दुक्के उगे कीकर बबूल, और कहाँ भरपूर हरियाली से भरे पहाड़, मिनट मिनट पर दिखाई देने वाले नाले और झीलें। हमारा मन सम्मोहन में बदता जा रहा था। यहाँ चारों तरफ लाल मिट्टी दिखाई देती है, भिगोई गई सी। पहाड़ों की धुंध और मिट्टी का गीलापन ताज़ा बरसात से एहसास देता है। पहाड़ों का धुंध देखने में लगता है कि अभी भी बरसात हुई है। मिट्टी का गीलापन देख करके बरसात की अब आभास हो जाता था, परंतु ऐसा है नहीं। गोवा आने वाला है। अब नारियल के पेड़ बहुतायत में दिखाई देते हैं। अधिकांश संख्या में नारियल दिखाई देने लगे। पहाड़ी नालों और झीलों के नीले पानी के किनारे खड़े छितराए से नारियल एक जादुई प्रभाव बिखेर रहे हैं। प्रकृति के उस अद्भुत सौंदर्य को हमने सिर्फ चित्रों और कविताओं में ही देखा सुना था। कोई कोई सूखा नाला भी दिखाई दे जाता था, जिसकी तलहटी में गोल पत्थर पड़े थे। पहाड़ों की तलहटी में हमें छोटे छोटे खेत दिखाई दिए, मानो बच्चों ने किसी बड़े मैदान में छोटी छोटी क्यारियां खिलवाड़ हेतु बनाई। लाल मिट्टी के बीचों बीच कहीं कहीं हमें काले पत्थर की चट्टानें भी दिखाई दी। तो उधर की मिट्टी कैसी थी? लाल थी। पहाड़ों से पत्थर के खिसकने की यहाँ बड़ी समस्या है, भूस्खलन। इसलिए रेल मार्गों पर दोनों किनारों पर पत्थर को लोहे की जाली से बांधा गया है। मैं सुबह देर से उठा हूँ, वो बिल्कुल नहीं। अभी दोपहर का खाना आ जाएगा, उसे भी नाश्ते की तरह 2 घंटे रख कर खाना पड़ेगा। मडगांव आ गया है। वास्को डी गामा इसके पास ही है और गांव गोवा का प्रमुख शहर है। गोवा भ्रमण करने के लिए आने वाले अधिकांश सैलानी यहीं उतरते हैं। समुद्र तट यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे साथ कोटा से ही स्कूली बच्चों का एक दल चल रहा था। अब यहाँ हम सब उतर रहे हैं। बच्चों की बातें मस्ती के बीच हमारा समय भी पार हो रहा था। अब हम सब वास्तव में दक्षिण भारत में हैं। अपने राजस्थान की पहाड़ देखे हैं, सूखे खुरदरे कटीली झाड़ियों से भरे, मानो किसी झज्जर बूढ़े के चेहरे पर सफेद दाढ़ी उगी हो। यहाँ के पहाड़ वैसे नहीं है। अनेक औषधि वनस्पतियों से हरे भरे हैं। राजस्थान में जो भी चीजें थी वह सूखी दिखाई देती थी और यहाँ पे हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। अगली सुबह हम कालीकट के पास जागे। कालीकट का नाम सुनते ही हमें वास्को डी गामा की याद आ गई। वास्को डी गामा शासित पुर्तगाली था। थोड़ा सा वास्को डी गामा के बारे में बात किया जा रहा है। पुर्तगाल का पहला यूरोपी जिसने भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज की। अब हमारा 7-8 घंटे का सफर शेष था। हम काली मिर्च के प्रदेश अर्थात केरल में सफर कर रहे थे। तो केरल को क्या कहते हैं? काली मिर्च का प्रदेश कहते हैं। सुबह 10 बजे हम लोग तिरुवनंतपुरम पहुंचे। साफ सुथरा बड़ा रेलवे स्टेशन, परंतु उत्तर भारत जैसी चिल्ल पहुंचे रही, एकदम शांत। एक बार भी तो हम किमकर्ता भी मूड हो गए, क्योंकि केरल के पर्यटन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। फिर ख्याल आ करके हमने पर्यटन विभाग के काउंटर की जानकारी ली। हमारी आशा के अनुकूल हमें वहाँ तिरुवनंतपुरम शहर और उसके आसपास की जानकारी दी गई और कुछ साहित्य उपलब्ध कराया गया। बिंदु नाम की जिस महिला ने हमें यह सब जानकारी दी, हमने उसे अपना मोबाइल नंबर भी दिया ताकि किसी परेशान की स्थिति में हम उससे संपर्क कर सके। स्टेशन पर प्रतीक्षाला में तैयार होकर हमने टैक्सी ली और तिरुवनंतपुरम की शहर पर निकल पड़े। टैक्सी से हम लोग तिरुवनंतपुर की शहर पर निकल पड़े। हमारा ड्राइवर हंसमुख मिलनसार आदमी जान पड़ा। जिस स्थानों पर हमें वह ले जा रहा था उसकी सूची बाकायदा उसने हमें पकड़ा दी। सबसे पहले हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे। 10-12 फुट ऊंचे आधार पर स्थित यह मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। मंदिर में धोती पहनकर ही प्रवेश किया जा सकता है। पुरुष ऊपर उगाड़े बदन ही जाते हैं, महिलाएं साड़ी में या फिर सलवार कुर्ते में। उन्हें धोती लपेटनी पड़ती है, जिसे वहाँ मुंडू कहते हैं। मुंडू धोती लपेटने को। हमारे साथी विनोद जी के पास धोती थी। हमने कपड़े उतार धोती लपेटी और दर्शन के लिए भीतर पहुंच गए। दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गोपुरम अलग से नहीं है। यह मुख्य मंदिर से लगा हुआ है। ऊंचा द्वार है। तमिलनाडु की मीनाक्षी या कपिलेश्वर मंदिर की भांति इसका गोपुरम रंग बिरंगा नहीं है। बाहर की बजाय अंदर पहुंचने पर मंदिर की भव्यता का एहसास गहराई से होता है। मंदिर के आनंद शयनम विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित है। मुख्य मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े स्तंभों पर टिके विशाल बरामदे गलियारे हैं। यहाँ दीपघरों में सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। कुछ प्रतिमाओं को भी तेल से अभिषेक होता है। कहते हैं 18वीं सदी में त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा ने केरल की सीमाएं विस्तृत कर तिरुवनंतपुरम को अपना राजधानी बनाया था।
और तथा इस नगर में अधिष्ठाता देव पद्मनाभ को अपना राज समर्पित कर उन्हें प्रतिनिधि बनाकर राज करने लगे। मार्तंड वर्मा कला और साहित्य में गहन रुचि रखते थे। पद्मनाभ का एक नाम अंतस्वामी भी है। तमिल शब्द तिरु और अर्थ में हिंदी श्री जैसा जान पड़ता है। तिरुवनंतपुरम इन्हीं अनंत स्वामी के नाम से तिरु अनंतपुरम श्री अनंतपुरम कहलाया। मंदिर के दर्शन के पश्चात समुद्र के तट देखने की बारी थी। हमारी कार अब कोवलमपुर समुद्र के तट की ओर जा रही थी। कार एक ढलान से नीचे उतर कर रुक गई। एक क्षण में हिलोर इमारती अथाह जलराशि से हमारे सामने थी। हम जहाँ खड़े थे उसके दाहिनी ओर चले। हमें बताया गया था कि आज हम जहाँ खड़े हैं कुछ ही दिनों पहले सुनामी वहाँ अपनी विभीषिका फैला चुकी थी, परंतु आज यहाँ देखने से ऐसा कुछ भी नहीं लगता, जैसे सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ शांत। धन्य है मनुष्य की जिजीविषा, जीने की इच्छा। हम चट्टान पर आकर खड़े हो गए हैं। लहरें अपने प्रचंड वेग से आकर टकराती हैं और राशि राशि होकर बिखर जाती हैं, टुकड़े टुकड़े होकर के बूंदों बूंदों में बिखर जाती हैं। मानो किसी गहरे प्रस्तोष से वे चट्टानें चूर चूर करने में लगी। चट्टान के पीछे सुंदर मकान, कुछ गेस्ट हाउस, कुछ होटल है, लेकिन सभी कुछ नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ। इन्हीं सबके बीच आसमान से बात करता लाल और सफेद रंग का पुता वाच टावर समुद्री जहाज का निगरानी स्थल। हमने जी भर कर आनंद उठाया। संग मुदम के लिए प्रस्थान किया। संग मुदम भरकर आनंद उठाया। संग मुदम सैलानियों की घुमक्कड़ी का एक जरूर मुकाम। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। हमारा अगला पड़ाव कन्याकुमारी होना था, परंतु ट्रेन नागरकोइल तक ही थी। हमें रात्रि विश्राम नागरकोइल में ही करना पड़ा। हम थकान से बुरी तरह चोर थे। शरीर का पोर पोर दुख रहा था, परंतु कन्याकुमारी को सूर्योदय हम किसी स्थिति में छोड़ने को तैयार न थे। अतः सुबह 4 बजे उठकर 4:30 बजे हम नागरकोइल बस अड्डे पर थे। यहाँ से कन्याकुमारी 24 किलोमीटर की दूरी पर है। 5:30 बज चुके थे। हमारी धड़कनें बढ़ गई। हमारे सामने आसमान लालिमा ले रहा था। हम कन्याकुमारी से 10 किलोमीटर पीछे थे, परंतु वक्त जैसे रुका रहा। हम मंदिर पर पहुंच गए। बस परिचालक को हमने अपना गंतव्य बता रखा था। उसने सड़क पर ही हमें उतार दिया। हम पूछते पूछते आगे बढ़े। बस क्या, सामने धुंध से बड़ा पहाड़। हम तो समुद्र देखने आए थे। आगे बढ़े, हमारा भ्रम दूर हुआ। समुद्र का नीला जल उत्ताल तरंगित होकर के हमें दूर से पहाड़ का एहसास करा रहा था। धन्य है प्रकृति की विस्मय लीला। हम भारत की आखिरी चट्टान के सामने खड़े थे। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, भारत माता के पैरों पर लौटता हिंद महासागर। विवेकानंद स्मारक के पीछे आसमान लालिमा से पीलापन धारण कर रहा था। फिर सूरज कहाँ है? मेरी नियति। आज आसमान में बादलों से घिरा है। सूरज काफी ऊपर आ चुका था, परंतु अभी तो बादलों के बीच आत्मचोरी कर रहा था। हमें इतने से ही संतोष करना पड़ा। सूर्यास्त देखने का समय हमारे पास नहीं। सूरज की सुनहरी किरणों का जादू छोड़ हम पीछे मुड़ते हैं तो कितने सारे लोगों को अरब सागर की लहरों से अटखेलियां करते देखते हैं। हमारा मन चंचल उठता है। हम तट की विविध तरंगिणी रेत पर लेटे हैं। लहरें आती हैं, हमें पीछे ढकेल कर वापस चली जाती हैं। मुंह खुल गया तो खारे पानी का स्वाद भी ले लिया। यहाँ रेत केरल के कोवलम तट की भांति बारीक नहीं, बल्कि मोटे दानेदार है, बारीक बजरी जैसे। बाहर निकल पड़ कपड़े बदल कर खड़े हुए तो सामान बेचने वालों ने हमें घेर लिया। घोघा, सीप, अन्य समुद्र जीवों की अस्थियों से बने विभिन्न सजावटी वस्तुएं। पहले किसी चीज के 100 रुपये मांगते हैं, फिर 80, फिर अंत में 40-30 में देने को तैयार हो जाते हैं। ये सभी सामान मछलियों पकड़ने वाले मछुआरों के जाल में फंसकर बाहर आते हैं। बाद में हम सैलानियों के सजाने की चीज बन जाती है। दरवाजों की झालर, छत के झूमर, शोकेश के सामान, मालाएं, चाबी के छल्ले, न जाने क्या क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि शोरूम और शहर की दुकानों की अपेक्षा ये लोग बहुत सस्ता बेचते हैं। सामान बेचने वालों में ये बुजुर्ग महिलाओं की संख्या काफ़ी है। 5-5, 10-10 रुपए के सामान हेतु ये घंटों ग्राहक की चिरौरी करती हैं। ये सब देखकर मैं शेर उठता हूँ। वृद्धों की उपेक्षा की यह समस्या सर्वत्र है। 2 समय की रोटी के लिए उन्हें बुढ़ापे में संघर्ष करना ही है, फिर चाहे वह कश्मीर हो या कन्याकुमारी। वापस मुड़ने के लिए पहले हमारी नज़र एक बार पुनः विवेकानंद स्मारक की ओर जाती है तो मन को हल्का सा झटका लगता है।
एक स्मारक का बनाती महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की इस विशाल प्रतिमा देख करके हमने यहाँ कई वर्षों में यात्रा करते समय अंदर तमिल कवि की चित्रांकित पट्टियाँ देखी जिन पर तिरुवल्लुवर की पंक्तियाँ लिखी थी। हमने यहाँ के नगरों की भी साहित्यकारों की प्रतिमाएं देखी। हम तमिल जनमानस में साहित्यकारों की ऐसी प्रतिष्ठा से अवगत हुए, परंतु यहाँ की प्रतिमा देखकर हम निराश हुए। महेश प्रजापति ने इसे लिखा है। तो ये रहा पाठ, और पाठ की समाप्ति यहाँ पर होती है। हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। सुदूर, फार अवे, बहुत दूर, कौतूहल, क्यूरियोसिटी, किसी वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा, मानंद, अलाइक, समान, सदिश, तुल्य, जर्जर, कोलैप्स, ब्रेकडाउन, और क्षीण का कमजोर, गोपुरम, इंट्रीगेट, द्वार, विभीषिका, टेरिफाइंग, भय प्रदर्शन, डरावना, सैलानी, टूरिस्ट, सैर करने वाला यात्री, पर्यटक, उत्ताल, फास्ट, तीव्र, चिरौरी, बैटरी, खुशामद करना, चिर प्रतीक्षित, मच अवेटेड, बहुत इंतजार के बाद, दुर्गम, अनरीचेबल, जहाँ पहुँचना कठिन हो, सम्मोहन, अट्रैक्शन, आकर्षण, खिंचाव, किम कर्तव्य विमोह, अनसर्टेनली, क्या करे क्या न करे, अनसर्टेनिटी, अथाह, इमेजरेबिलिटी, जिसका था न बहुत गहरा जिज्ञासा, डिजायर टू लाइफ, जीने की इच्छा, गंतव्य, डेस्टिनेशन, अंतिम ठहराव, तरंगाई, सी ब्रिज, जिसमें तरंगे उठती हों, अभिभूत, सरप्राइज, चक्र। ये रहे प्रश्न उत्तर। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास, सूत्र ले गए। संस्कृति, व्यवस्था, वास्तुनिगामा, औषधि, किम कर्तव्य विमोढ़, अनंत शयनम, कपिलेश्वर, विभीषिका, घुमक्कड़ी, तिरुवल्लुवर। एक बार फिर से सुन लीजिए। संस्कृति, व्यवस्था, वास्को डिगामा, औषधि, किम कर्तव्य विमोढ़, अनंत शयनम, कपिलेश्वर, विभीषिका, घुमक्कड़ी, तिरुवल्लुवर। मौखिक प्रश्न अभ्यास से शुरू होते हैं। पहला है श्रुतलेख, दूसरा है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्या प्रश्न है? तो लेखक कहाँ के निवासी हैं? तो लेखक राजस्थान के निवासी हैं। उत्तर हो जाएगा कि लेखक राजस्थान के निवासी हैं। लेखक कहाँ के निवासी हैं? तो लेखक राजस्थान के निवासी हैं। खा प्रश्न देखते हैं। लेखक के मन में जिस स्थान की यात्रा करने की इच्छा थी, किस स्थान की यात्रा करने की इच्छा थी? किस स्थान करने की इच्छा थी? तो उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम की। गाय मार्तंड वर्मा कौन थे? मार्तंड वर्मा के बारे में बताया गया है 18वीं सदी में त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे। मार्तंड वर्मा कौन थे?
मार्तंड वर्मा 18वीं सदी में मार्तंड वर्मा 18वीं सदी में त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे। मार्तंड वर्मा। अब आगे प्रश्न है, कन्याकुमारी पहुंचने से पहले लेखक को कहाँ रुकना पड़ा? कन्याकुमारी पहुंचने से पहले कालीकट, कन्याकुमारी पहुंचने से पहले लेखक को कहाँ रुकना पड़ा? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तो वह तिरुवनंतपुरम लेखक किस स्थान की यात्रा करना चाहता था? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कन्याकुमारी की। तिरुवनंतपुरम में उस पर रुका था, कन्याकुमारी की यात्रा करना चाहता था। और अंतिम प्रश्न है कि मरुभूमि में कौन से वृक्ष होते हैं? गा के बाद आना। मरुभूमि में कौन से वृक्ष होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, मरुभूमि में कटीले, बबूल, बैर आदि होते हैं। तो आज का पाठ बस यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष प्रश्न उत्तर हम अगले दिन बताएंगे, क्योंकि 8 पास तक ही आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में सिलेबस निर्धारित है। तो वहीं तक हम पढ़ाएंगे, वहां तक प्रश्न उत्तर बताएंगे।